आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर चलते हैं जो सदियों बाद अपने घर लौटा है। सोचिए, एक ऐसी प्राचीन धरोहर जो विदेशी मिट्टी पर धूल खा रही थी और जिसने सामने आते ही हैवी पेपर वर्क यानी भारी भरकम कागजी कार्यवाही का मतलब ही बदल कर रख दिया। आजकल किसी भी जरूरी कूटनीतिक दस्तावेज को एक हल्के से ब्रीफकेस में ले जाना कितना आसान है ना। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, 11वीं शताब्दी में एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट को मीटिंग में ले जाने का जिसका वजन पूरे 30 किलोग्राम था। सुनकर हैरानी होती है ना। सोचिए, इस भारी भरकम दस्तावेज को उठाकर दरबार में पेश करना कितना बड़ा काम रहा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम इस धरोहर की एक ऐतिहासिक वापसी पर चर्चा करेंगे। ये जो 30 किलो का वजन है ना, ये उन मशहूर चोला एरा की एनई मंगलम प्लेट्स का है। और 16 मई 2026 को इन प्लेटों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। द हेग में एक बहुत ही शानदार औपचारिक समारोह हुआ, जहां लाइडन यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर इन प्लेटों को भारत को सौंप दिया। हैरात की बात तो यह है कि साल 1862 से ही यह विश्वविद्यालय इन्हें अपने कब्जे में रखकर बैठा था। इस बिना शर्त वापसी का जश्न मनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इसे हर भारतीय के लिए एक बेहद खुशी का पल बताया। और वैसे ये वापसी ऐसे ही अचानक नहीं हो गई। ये दरअसल 2023 की गर्मियों में भारतीय सरकार द्वारा की गई एक सख्त और औपचारिक मांग का सीधा नतीजा थी। सच में ये एक बेमिसाल जीत है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर और समझते हैं कि आखिर इन 30 किलोग्राम तांबे की प्लेटों का सच क्या है। इस घटना की अहमियत समझने के लिए हमें इस धरोहर के भौतिक स्वरूप को समझना होगा। ये 11वीं शताब्दी का एक शाही दस्तावेज है जो पूरे 21 अलग अलग तांबे की प्लेटों से बना है और इन सभी को एक बेहद विशालकाय कांसे के छल्ले से आपस में मजबूती से बांधा गया है। इस छल्ले पर महान राजेंद्र चोला की शाही मोहर आज भी बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। और इस दस्तावेज की बनावट कितनी चतुराई भरी है, आप ये देखिए। इसे बहुत ही सटीक तरीके से दो भाषाओं में बांटा गया है। एक तरफ संस्कृत में शानदार नक्काशी है जो चोला राजवंश की लंबी वंशावली यानी उनके पूर्वजों के बारे में विस्तार से बताती है। वहीं दूसरी तरफ तमिल भाषा में स्थानीय प्रबंधन और जमीन के लेन देन का बारीकी से विवरण दिया गया है। बिल्कुल परफेक्ट दस्तावेजी प्रणाली। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर और महान राजेंद्र चोला के शासनकाल पर एक नजर डालते हैं। जो संस्कृत वंशावली इसमें दी गई है वो खास तौर पर राजा प्रथम और उनके बेटे महान राजेंद्र चोला प्रथम के प्रभावशाली शासनकाल को हाईलाइट करती है। उनका समय 1012 से 1044 ईस्वी तक था। वहीं दूसरी तरफ इसके तमिल हिस्से में एक विशाल भौगोलिक दान का जिक्र है। आनेमंगलम के आसपास के पूरे 26 गांव एक बौद्ध मंदिर को दान कर दिए गए थे, जिसका नाम था चुलामणि वर्मा विहारा। सोचिए, 26 गांव एक ही मंदिर को। पर इस किस्से में एक बहुत बड़ा मोड़ है। हमारा चौथा हिस्सा इसी पर आधारित है कि कैसे वो समुद्री कूटनीति के महारथी थे। इन प्लाटों में सबसे हैरान करने वाली बात उस जमीन का दान नहीं, बल्कि यह है कि वो मंदिर आखिर बनवाया किसने था और वो था कहाँ। कोरोमंडल तट के नागापट्टिनम बंदरगाह पर स्थित ये बुद्ध मंदिर श्री विजया साम्राज्य के मलाई राजा ने बनवाया था। और इसे फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा था? चोला राजवंश का अपना हिंदू साइवाइट शाही दरबार। जैसा कि सांस्कृतिक विशेषज्ञ एस विजय कुमार बिल्कुल सही पॉइंट आउट करते हैं, ये प्लेटें सिर्फ कोई पुरानी पुरातत्व की वस्तुएं नहीं हैं। ये 11वीं शताब्दी के हिंद महासागर में धार्मिक सह अस्तित्व और उन्नत समुद्री कूटनीति के जीवंत ठोस प्रमाण हैं। ये दिखाता है कि उस वक्त की डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने एडवांस थे। लिटरली एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब आता है हमारा पांचवा हिस्सा, लेडेन का रहस्य। ये सब नेदरलैंड कैसे पहुंचा? हिंद महासागर के इतिहास का इतना जरूरी हिस्सा सदियों तक नेदरलैंड्स में क्या कर रहा था? अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो एक औपनिवेशिक शोषण की कहानी सामने आती है। 1687 और 1700 के बीच डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना किसी सहमति के इसे वहां से निकाल लिया और वहीं से इनका सफर शुरू हुआ, जो अंत में 1862 में लाइडन यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के भीतर जाकर रुका। लाइडन में जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि इन प्लेटों को बटेविया के एक मिनिस्टर ऑफ फेथ फ्लोरेंटियस कैंपर लाया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, उससे ये प्लेटें आखिर किससे मिलीं और किस अधिकार के तहत? इसका जवाब आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है और ये सीधे तौर पर कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन यानी औपनिवेशिक लूट की ओर इशारा करता है। खैर, उन तमाम रहस्यों के बावजूद छठे हिस्से में हम वापस इनकी शानदार घर वापसी और इस साम्राज्य के अभिलेखागार पर आते हैं। उन तमाम अभियानकर्ताओं के लिए जिन्होंने इस धरोहर को वापस लाने के लिए एक दशक से भी ज्यादा लंबा संघर्ष किया, इस वास्तविक ऐतिहासिक दस्तावेज के ठीक सामने खड़ा होना कितना भावुक अनुभव रहा होगा। ये महज किसी धातु की वापसी नहीं थी, बल्कि लगन और उस अनवरत संघर्ष का एक गहरा और आत्मीय अनुभव था। इस औपचारिक हस्तांतरण के बाद अगला कदम क्या होगा? बहुत जल्द ये प्लेटें न्यू दिल्ली आएंगी और यहाँ इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद ASI ही ये तय करेगा कि आम जनता के लिए इन्हें बेस्ट पॉसिबल तरीके से कहाँ प्रदर्शित किया जाए, ताकि हम सब उस सुनहरे इतिहास को करीब से देख सकें। जैसा कि प्राचीन कूटनीति का ये 30 किलो का बेजोड़ प्रमाण अब अपने घर वापस आ गया है, ये हम सबके लिए एक बेहद बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है।
जरा सोचिए, विश्व इतिहास के ऐसे और कितने शांत अभिलेख आज भी विदेशी तहखानों में गलत तरीके से वर्गीकृत या अनजाने रूप में धूल खा रहे हैं। ऐसे कितने और रहस्य हैं जो अब भी अपनी कहानी सुनाने के लिए बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।